ही रेस्पॉन्डेड, बट वो तो अभी हम लोग कह नहीं सकते, वो तो जब क्रांति आएगी उस समय हम लोग देखेंगे, उसके परिस्थिति पर हम विचार करेंगे. So that was his answer. So that the answer what is there, the larger argument is that there is a specific spatio-temporality. There is a space-time question. That depending on the particular spatio-temporality, we have to come up with a particular agenda or a particular program. So that was the case with Ambedkar also. Ambedkar had a shifting position all throughout. So if we eliminate Ambedkar, we will be eliminating Dalits. We actually have to bring in Ambedkar. Ambedkar was not, but Ambedkar was actually anti-colonial. Nowhere he was a supporter of the colonial rule. Rather, he believed that colonialism and imperialism is going to oppress the Dalits much more. So he had to define a particular strategy while he actually opted for a different separate electorate. Precisely that was the need of the time. So we need to read Ambedkar a bit more critically, that I propose. So this is all I have to say as of now, and tomorrow we will be discussing much more. I hope on my people. Thank you so much. धन्यवाद सिन्हारे जी. साथियों, बहुत सारे, एक बड़ी समस्या है भाषा की, यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ. बहुत सारे जो भागीदार हैं उनके लिए अंग्रेजी सारी बातों को समझना थोड़ा मुश्किल है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना संक्षेप में, कुछ चीजें छूट सकती हैं. अगर कोई एकदम गलत बात हो तो आप बता दीजिएगा, और एक दो चीजें बीच में बात करने में मैंने मिस की, तो अगर कुछ छूटेगा तो बोल दीजिएगा. मैं समराइज कर रहा हूँ बहुत जल्दी में जो मुख्य बातें उन्होंने कही. एक तो उन्होंने कल के पेपर में कहा कि उसमें इतिहास, जाति के इतिहास के संबंध में जो चर्चा हुई है, उसमें एक बात जो ये आई है कि दलितों को एक ही ग्रुप के रूप में दिखा कि सारे देश के दलित एक ही जैसे. ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि दलित जो है उनके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग पहचाने हैं. वो कोई एक होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए. दूसरी बात उन्होंने कही कि अब जो दलित समस्या को देखने का नजरिया है वो अक्सर एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से हम लोग देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, जबकि हमें नीचे से देखने की कोशिश करनी चाहिए. नीचे से इतिहास को, मतलब एक दलित नजरिए से. और उन्होंने इस संबंध में जो पहले शरद गायकवाड़ ने बात उठाई थी कि जो हमारे पहले वक्ता थे, उन्होंने, उनका जो तर्क था वो भी कुछ किसी दिशा में इशारा करता है. इसका हमें ध्यान रखना चाहिए. तीसरी बात, उन्होंने भारतीय इतिहास के संबंध में बात कही थी. ये पेपर में चर्चा आई है मोहनजोदड़ो वगैरह के समय से इतिहास को देखने की. उनका कि अक्सर जैसे ये बहुत सारे देश के हिस्से में ऐसे लोग हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का उन्होंने उदाहरण दिया, जो कि मोहनजोदड़ो से अगर भारतीय इतिहास को देखना शुरू करते हैं तो वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं. ये उनका तर्क था. इस पे मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये इसलिए इस तरीके से, मतलब जो सारे भारत को एक साथ जोड़ के देखने का नजरिया है वो ठीक नहीं है. उन्होंने बात कही कि इसका उन्होंने समर्थन किया कि जो हिंदूवादी और इस तरह के जो राष्ट्रवाद की चर्चा, इसमें जो आलोचना की गई है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा अपना राष्ट्रवाद के प्रति नजरिया क्या होगा, इसको भी हमें देखने की जरूरत है. इसके बाद उन्होंने ये बात उठाई कि हम लोग जाति के बारे में, जाति को किस रूप में सोच रहे हैं. वो एक आर्थिक प्रवर्ग है, पॉलिटिकल है, या सामाजिक समूह है, किस रूप में हम जाति को देखते हैं. आज हम जाति को 2013 में किस रूप में देखते हैं, आज जाति क्या है. दलित खुद जाति को किस रूप में देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक तौर पर. और उन्होंने कहा कि मेरे विचार से निश्चित ही जाति एक आर्थिक कैटेगरी है. और ये भी उन्होंने कहा कि आरक्षण इस समस्या का कोई समाधान नहीं है केवल. इसमें एक उदाहरण उन्होंने दिया कि मंडल कमीशन लागू होने के 20 वर्ष बाद भी कोई सर्वे हुआ जिसमें स्पष्ट पाया गया कि
6.2% लोग अब ओबीसी ही सरकारी नौकरी में पहुंचे हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि दलित प्रोजेक्ट मूलतः एक आर्थिक प्रोजेक्ट है। और उन्होंने कहा कि दलित जो है वो आधुनिकता विरोधी नहीं है, वो आधुनिक है, लेकिन वो जिसका विरोध करते हैं वो जो है उपनिवेशवाद विरोधी जो राष्ट्रीय यानी कि जो पूंजीवाद के नेतृत्व में जो आधुनिकता है उसके विरोधी है। और उन्होंने इसके धार्मिक पहलू की चर्चा करते हुए कहा कि धर्म का विरोध करते हुए यही देखना पड़ेगा कि जब दलितों ने अपने आप को संगठित करना शुरू किया तो बहुत सारे जो संगठित धर्म थे उससे अलग छोटे छोटे जो कई ऐसे धार्मिक आंदोलन थे वो भी एक बिखरी हुई प्रतिरोध के धाराओं के रूप में है। और इसको ध्यान में रखते हमें सोचना पड़ेगा कि धर्म का मुकाबला कैसे किया जाए। एक बात उन्होंने उठाई थी वो मैं स्पष्ट कर दूं क्योंकि वो कोई विचार मुद्दा नहीं, वो एक मुझे लगता है आपको समझने में थोड़ी सी शायद दिक्कत हुई होगी। जो आपने उदाहरण दिया कि अभिनव ने कल आजम के सवाल के जवाब में जो बात रखी थी कि वो तो मतलब क्रांति हो जाएगी उसके बाद देखेंगे, अभी हम नहीं कर सकते हैं, वो केवल इस संदर्भ में बात आई थी। उन्होंने पूछा था कि जो समाजवादी परियोजना में गिनाया गया है कि कौन कौन से कदम उठाएगा समाजवादी राज्य, उसका उन्होंने नितिन ने यह पूछा था कि ये हम एक के बाद एक जो क्रम रखा गया है इसके बजाय कि हम एक साथ नहीं कर सकते। केवल इस संदर्भ उन्होंने कहा था कि वो उसकी प्राथमिकता क्या होगी, कौन सा पहले रखेंगे कौन सा बाद में रखेंगे या क्या एक साथ कर सकते हैं, ये तो उस समय की परिस्थितियां तय करेंगे। मतलब ये नहीं कि हम जाति पीड़न के बारे में जो भी होगा वो समाजवादी आने के बाद ही सोचेंगे। और एक बात उन्होंने खत्म करते हुए कही कि अम्बेडकर उपनिवेशवाद विरोधी थे और ये नहीं कहा जा सकता कि उपनिवेशवाद समर्थक थे, और हमें अम्बेडकर को ज्यादा आलोचनात्मक ढंग से पढ़ने की जरूरत है। तो ये मोटे तौर पर उनकी बातें थी। अब मैं संहति से साथी असित दास को बुलाता हूँ जो अपनी बात करते। कल की पेपर की पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ब्रॉड ओवरव्यू है। उसमें हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट मूवमेंट की गलतियां थी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर, जो बाद में सुधारा गया। मतलब कम्युनिस्टों को इतना डिफेंसिव भी होने की जरूरत नहीं है। मैं आगे करके बोलना चाहता हूँ कि पहले तो अंडरस्टैंडिंग ये बेस है सुपर स्ट्रक्चर की। पहले तो जो ट्रेडिशनल 30 के दशक की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने खारिज कर दिया कि सुपर स्ट्रक्चर का मामला है। लेकिन अगर जाति कोई सुपर हिस्टोरिकल चीज नहीं है, अगर ठोस हिस्टोरिकल परिघटना भारतीय इतिहास में थी तो इसमें काफी काम हुआ है। अब कोई एम्बिग्विटी नहीं है इसके बारे में। तो कास्ट एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल, अगर हम वर्ण से जाति के ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वगैरह देखें तो भारतीय सामंतवाद की मजबूती के साथ जाति एक रिजिड फॉर्म के रूप में उभरा। तब तो आप अगर कोसांबी को पढ़े काफी ट्राइबल ग्रुप उसमें कोप्ट होते गए वगैरह वगैरह। तो निश्चित रूप से जाति श्रम के विभाजन और संपत्ति के रिश्ते के साथ ही उभरा और सामंतवाद के साथ मजबूत हुआ। तो इसलिए ये बेस और सुपरस्ट्रक्चर की डिबेट यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। और बेस और सुपरस्ट्रक्चर को एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्फीयर नहीं है, जिसको ये मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद एंगल्स की चिट्ठी है कि एकदम जो हम बोलते हैं कि ओवर डिटर्मिनेशन बेस ही हर चीज सुपरस्ट्रक्चर को तय करता है। ऐसा नहीं, उन दोनों में डायरेक्टिकल रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट भी करते हैं। और इसलिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से ही मार्क्स ने क्लियर किया कि एरेना ऑफ स्ट्रगल पॉलिटिक्स होगा। पॉलिटिक्स में सुपरस्ट्रक्चर ही मानते हैं, सुपरस्ट्रक्चर एरेना स्ट्रगल रहेगा। लेकिन भारतीय सामंतवाद की परिवर्तन आया, जो ब्रिटिश लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह वगैरह, उसमें कुछ परिवर्तन भी किया, कुछ मजबूत किया। जैसे कि ऊंची जात के लोग ही जमींदार बन के उभरे। लेकिन एक संस्कृताइजेशन प्रोसेस के तहत बहुत सारे
जिनको हम ओबीसी कहते हैं, उनमें से भी बहुत लोग अपर कास्ट बन चुके थे ब्रिटिश आते आते। तो ऐसा भी कास्ट कोई एकदम स्टैटिक फेनोमेना भी नहीं रहा, बदलते गए, उसका एक रिजिड फॉर्म भी माना, परिवर्तन भी हुआ। लेकिन आज कास्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है बात करने के लिए, क्योंकि ये पूरा सोवियत यूनियन के गिरने के बाद और मार्क्सिस्ट थ्योरी में जो पोस्ट मार्क्सिज्म की थ्योरी, आइडेंटिटी थ्योरी वगैरह वगैरह आया, और हिंदुस्तान में मंडल कमंडल विवाद के बाद जिस तरह से आज हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जाति के आधार पर चल रही है, आज मार्क्सिस्टों के लिए कास्ट पे सवाल, कास्ट क्वेश्चन को सीरियसली लेना और उसके आधार पर एक पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाना इसलिए जरूरी है कि एक तो जो कुछ फैशनेबल, मैं जेएनयू कैंपस में ज्यादातर समय बिताता हूं, जो फैशनेबल एकेडमिक डिस्कोर्स हो रहा है, कास्ट एक बहुत ही फैशनेबल टॉपिक बन चुका है एकेडेमिया में। तो उसमें एक सबसे डेंजरस प्रवृत्ति है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। उसमें एक बहुत फेमस राइटर है निकोलस डर्क्स, जिनकी किताब है कास्ट ऑफ माइंड। उनका यह कहना है कि यहाँ तो ऐसा कोई समस्या था नहीं, ये कॉलोनियल देन है। इसके साथ साथ फिर गांधीवादी और रिवाइवलिज्म, आरएसएस टाइप का देन है, वो उसमें आपके आशीष नंदी जैसे भी लोग आ जाएंगे। उनका ये, इनकी गुरु है धर्मपाल, उनका कहना था कि सारा कुछ गड़बड़ जो है वो ब्रिटिश अंग्रेजों ने किया, लेकिन उससे पहले गांव तो एक बढ़िया सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक था, सब मिलजुल के रहते थे। एक्सप्लॉइटेटिव जजमानी सिस्टम को एक हार्मोनियस रोमांटिक सिस्टम के रूप में देखते थे। ये धारा खास करके फॉरेन फंडिंग और एनजीओ के माध्यम से ये सोच, ये रिवाइवलिस्ट सोच बहुत मजबूती पकड़ता जा रहा है, जो सामाजिक कार्यक्रम करता है इस देश में। अगर पार्लियामेंट्री कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दीजिए, मार्क्सिस्ट ग्रुप बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है इस देश में, लेकिन हेवी फंडिंग के बाद ये एनजीओ, गांधीवाद, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो घालमेल बैठा हुआ है, इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। और ये कहीं ना कहीं एक प्री ब्रिटिश फ्यूडल सिस्टम को बहुत जरूरत से ज्यादा रोमांटिसाइज करते हैं। हमको उनको हेड ऑन सीधे सीधे इनके नाम लेके इनके साथ टकराव में जाना पड़ेगा। मेरा थोड़ा पेपर के साथ जो अंबेडकर, फुले और उसके पेरियार के बारे में जो कहा गया है, मेरा थोड़ा इसमें डिफरेंस है। मैं मोटा मोटी क्रिटिसिज्म को मानता हूं। हम सब जानते हैं कि ना अंबेडकर, ना फुले, ना पेरियार मार्क्सिस्ट थे, हार्डकोर इन द सेंस। लेकिन सुपरस्ट्रक्चर की लड़ाई में अगर वो डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ते हैं, उनकी लड़ाई में काफी खामियां भी हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ब्रॉड डेमोक्रेटिक अलायंस के हमारे एलाई रहेंगे। और अंबेडकर को पूरी तरह से खारिज कर देना, अंबेडकर के पर मैं इसके खिलाफ हूं, उसके साथ एक यूनिटी और स्ट्रगल के आधार पर एक रिश्ता बनाना चाहिए हमको अंबेडकर के साथ। और उनके तमाम जो है ना, चंद्रभान जैसे दलित गुर्जरवादी लोगों को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो ये नॉन एनजीओइज, आज तो दलित मूवमेंट में बहुत हेवी फंडिंग हो रहा है, इनके साथ काट के जो जेन्युइन और जो चुनाव बसपा टाइप के दलित फॉर्मेशंस है, जो पूरा रूलिंग क्लास का हिस्सा है। अब आरटीआई का पत्र तो आप देख चुके हैं किस तरह से शिवसेना के साथ उन्होंने अलायंस बना है। लेकिन जो जेन्युइन दलित ग्रुप्स हैं, जो नॉन फंडेड है, नॉन एनजीओ है, स्ट्रगल कर रहे हैं, भले केवल अस्मिता के सवाल पर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ एक अलायंस बनाने की जरूरत है। तीसरी बात है कि मैं जो महाराष्ट्र के साथ है उनके साथ एकदम सहमत नहीं हूं। ठीक है, बाबा साहब ने कुछ लड़ाई लड़ा है, लेकिन महाराष्ट्र के बाद अगर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री लिया जाए, जो सबसे खूंखार लड़ाई दलितों के लिए लड़ा है वो कम्युनिस्टों ने लड़ाई है। मध्य बिहार के कुल सामंती निजी सेनाओं के खिलाफ अगर कोई लड़ा, वो सीपीआईएम के विभिन्न धड़ों के साथियों ने लड़ा है। तेलंगाना के उदाहरण ले लीजिए, नक्सलवादी का उदाहरण ले लीजिए, इसमें दलितों के लिए और कुर्बानी की जहां तक बात है, कम्युनिस्टों से ज्यादा कोई कुर्बानी नहीं किया है। जिस तरह से बिहार की निजी सेनाओं ने मारा है कम्युनिस्ट कैडरों को, सब जानते हैं। तो इसलिए दलितों की लड़ाई में कम्युनिस्टों की कुर्बानी की तक कोई दलित ग्रुप भी नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, एक दलित ग्रुप जो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट क्रांतिकारी धारा के नजदीक आता है, उसको भी शिवसेना ने खत्म कर दिया था, वो था दलित पैंथर। इसलिए हम लोगों को दलित पैंथर जैसे संगठनों को बाकी दलित संगठनों से अलग करके देखना पड़ेगा। हमको इतनी डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, लेकिन
हम इसको मैकेनिकली नहीं छोड़ सकते। फिर आया सवाल क्रांति की। क्रांति की बात अभी कई कंफ्यूजन फैलाया जाता है परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन तो कोई बोलता है कि इकोनॉमिक परिवर्तन होगा, सोशल परिवर्तन होगा, कल्चरल क्रांति, ये सब। क्रांति का एक मार्क्सिस्ट मतलब होता है रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रॉपर्टी रिलेशंस। क्रांति वहीं से शुरू होगी। बगैर उसके कोई सोशल क्रांति बेस से कटकर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये रखना पड़ेगा कि ये समझदारी कि कम्युनिस्ट क्रांतियों से स्त्रियों का और दलितों का उद्धार हो जाएगा। अगर सोवियत यूनियन से लेकर क्यूबा का उदाहरण दें, महिलाओं की स्थिति क्रांति के बाद बेहतर हुआ, लेकिन बराबरी के हद तक नहीं पहुंचा, ना पूरी तरह से पितृ सत्ता खत्म हुआ। तो ये सचेतन रूप से ये कार्यभार एक उत्तर क्रांतिकारी समाज में भी चलता रहेगा, ये है। धन्यवाद साथी आसिफ। अब मैं कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, भी थोड़ा सा एकदम हम गलती क्रम में वक्ताओं को नहीं बुला रहे हैं। बहस को बीच बीच में हम जो सवाल आ रहे हैं उनमें कुछ डिबेट आगे बढ़े, इस नजरिए से कुछ जो सवाल उठे हैं 2-3 वक्ताओं के, उस पर मैं चाहता हूं कि प्रतिभा से जुड़े हुए और जो आधार पत्र तैयार किया गया था उसकी टीम से जुड़े हुए साथी सुखविंदर आए और कुछ बातें यहाँ पर रखें, जिससे फिर हम बाकी बात को और आगे बढ़ा सकें। साथियों, मतलब जो पेपर को लेकर कुछ अमेरिका के प्रति जो पेपर जो पहुंचे उसको लेकर जो सवाल है उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। एक तो नेपाल से जो साथी आए थे उन्होंने जो बातें की उसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगा वो ये है कि दलितों के पेपर में दलितों के संगठन बनाने की बात को खारिज किया गया, तो उसको वो गलत मानते हैं। तो जैसे किसी भी मतलब वर्ग का हम लोग संगठन बनाते हैं तो उसकी कुछ आर्थिक और राजनीतिक और कुछ मांगे तो होंगी कि जिसके आधार पर उसको मैनिफेस्टो हम लोग तैयार करेंगे, तो उसी आधार पर वो संगठन बनेगा। तो जो दलित जाति है तो किस जाति का हम लोग संगठन बनाएंगे? सभी दलित जातियों का एक संगठन कैसे बन सकता है? क्योंकि सभी दलित जातियां ही आपस में इतनी बड़ी हुई है, उनमें ही आपस में इतना टकराव कि एक जाति दूसरी जाति के साथ उस तरह से वो संगठन नहीं बनाना चाहते। जैसे पंजाब में है, पंजाब में तो तुम्हारे मतलब जो मजली सिख हैं उससे उतनी नफरत करते हैं ब्राह्मण करते हैं, और जो मजली सिख हैं आगे एक और जाति बौड़िए, वो बौड़ियों को उतना ही मजाक उड़ाते हैं जिसमें जाट मजदूर बढ़ाते हैं। तो उसमें मतलब किसी उसका बेसिस क्या होगा, मतलब कैसे वो संगठन बनेगा उसकी? जैसे जाति का संगठन, तो अगर जाति को खत्म करने के लिए जाति का संगठन हो तो जो लोग दूसरी जाति को होंगे, जो गैर दलित जाति में है, वो भी अगर जाति विरोधी हो तो क्या है उनको हम लोग नहीं लेंगे, उसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर उनको भी शामिल करेंगे तो फिर उसका वो जाति का संगठन कैसे वो जाति का संगठन नहीं रह जाएगा। तो हम लोग का मानना जैसे दलितों की जैसे जाति आधार कोई भी संगठन बनेगा तो वो जो मेहनत कश लोग हैं मजदूर और अन्य मेहनत कश, उनकी एकता को कमजोर करेगा, उनकी एकता को तोड़ेगा। जैसे वो हम लोग शहरों में देखें, बड़े बड़े शहरों में तो जो मजदूर करते हैं वहां सभी जातियों के ही लोग रहते हैं। वहां अगर जाति आधार संगठन बनेगा तो मार्कों के खिलाफ जो मजदूर वर्ग की जो हरकत रही है वो कमजोर पड़ेगी, उससे एकता को वो चीज तोड़ेगी। तो इसलिए जाति का अलग से संगठन बनाना तो मतलब जाति को मजबूत करेगा और जो जाति मुक्ति की जो लड़ाई है उसको भी कमजोर करेगा। तो हमारा मानना है कि एंटी कास्ट कोई ऐसा कोई फोरम कोई ऐसा संगठन हो सकता है जो जाति विरोधी हो, जो लोगों में जाति का संस्कार है, जातिगत जो प्रेजुडिस है उन पर प्रहार करने के लिए कोई संस्कृत संगठन हो सकता है। वो जाति का संगठन नहीं होगा। ऐसे तमाम लोग, ऐसे जो तमाम रेडिकल बुद्धिजीवी जो भी जाति के खिलाफ है वो उसके मेंबर हो सकते हैं। हम लोग का उस पर यह कहना है। दूसरा, जैसे वो दक्षिण एशिया के लेवल पर कुछ बनाया जाए तो वो एक बात है, मतलब उसका ठोस मतलब जब हम लोग ने जाति आधार संगठन बनाने को खर्च किया तो दलितों पर मतलब कैसे वो बनेगा, तो उसने उन्होंने तो ठोस रूपरेखा उसकी नहीं रखी है।
बाकी जो महाराष्ट्र साथी हैं शब्द जो अम्बेडकर को लेके इन्होंने बातें की, एक तो पेपर के हम लोग ने अम्बेडकर को सिरे से खारिज नहीं किया, जैसे सभी अक्षय दास ने कहा कि अम्बेडकर को सिरे से खारिज करना ठीक नहीं होगा, तो पेपर में अम्बेडकर की जो भूमिका है उसको सिरे से खारिज नहीं किया गया। हिस्टोरिकली उनकी हम लोग एक प्रोग्रेसिव भूमिका देखते हैं कि दलितों को जगाने में, उनके हक अधिकार की जो चेतना देने में, उसमें अम्बेडकर की भूमिका रही है। लेकिन अम्बेडकर का जो उस समय जो जाति की जो जड़ थी, जो पूरी वर्ण व्यवस्था थी, जाति किस रूप में थी, अम्बेडकर फुले या पेरियार उसको नहीं समझ पाए। जैसे ब्रिटिश फ्यूडलिज्म जो था वो जहाँ की फ्यूडलिज्म, तो उससे अलायंस बनाकर उसकी हुकूमत जहाँ चलती थी, और जो जहाँ का पूरा जो मतलब फ्यूडल जो रिलेशन थे वही जातिगत पीड़न की जड़ हुई थी। तो अम्बेडकर फुले को हम लोग छोड़ दें तो अम्बेडकर ने ना तो कोई जमीन की लड़ाई कभी उसके लिए कभी लाभ किया दलितों को, और ना ही साम्राज्यवाद के खिलाफ। जैसे अम्बेडकर एंटी कॉलोनियल थे, वो एंटी कॉलोनियल नहीं थे, वो एकदम ये तीनों ही मतलब ये कहते थे, उनके आगे जो प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों ने रेफरेंसेस दिए हैं कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर ब्राह्मणवाद लौट आएगा, तो अंग्रेजों को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ बनी रहे, वो तीनों इसके हाथ में थे। और दूसरी बात जैसे जेवा के दलित आंदोलन के प्रति दलितों जो दलित संगठन है उनसे खंडन मोर्चा बनाने की, तो ये किस समय की बात हो रही है? क्या उस समय जब एक कम्युनिस्ट आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन के समय की बात करें, तब जो कम्युनिस्ट पार्टी के अगुवाई में जो आंदोलन था और एक अम्बेडकर के नेतृत्व में जो आंदोलन था, क्या उन्होंने उस समय को संगठन मोर्चा बन सकता था? अगर कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसी पहल नहीं की, अगर हम खुद भी माने, तो क्या अम्बेडकर ने ऐसी पहल की? अम्बेडकर का कम्युनिस्ट आंदोलन पर क्या रखता? वो कम्युनिस्ट कहते हैं ब्राह्मण लड़कों का झुंड है, बंच ऑफ ब्राह्मण बॉयज। वो ब्रिटिश के खिलाफ किसी भी लड़ाई को नफरत करते थे, वो हिंसा को नफरत करते थे, वो कहते थे मार्क्सवाद एक फिक्स फिलॉसफी है। जैसे कि साथी ने कहा कि मार्क्स अम्बेडकर ने जो लेख लिखा है बुद्ध और अम्बेडकर, उसने मार्क्सवाद को खारिज नहीं किया गया। तो अम्बेडकर ने सीरियसली मतलब जितना वो पूरा लेख है उसमें हर कदम पर हर पहले उसको मार्क्सवाद को खारिज किया, और उसका अंत अम्बेडकर तय करते हैं कि मार्क्सवाद सूरों का दर्शन है। तो उस समय जैसे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के समय जितने मुद्दे थे, जहां जहां जनता की लामबंदी जुड़ी थी, जहां जहां जो दूसरे जो एंटी इंग्लिश फोर्सेस थी, जहां जहां भी जनता को लामबंद कर रही थी, उन सभी मुद्दों पर अम्बेडकर जो थे वो सत्ता के साथ खड़े थे। तो उस समय कैसे संजय होता है मतलब के साथ, जैसे जब वो साइमन पूछ रहे तो साइमन पूछ के साथ साथ पूरे देश में घूम रहे थे, और दूसरी तरफ जनता सबको मुस्लिम थी, कई लोगों के सिर फट रहे थे, जेलों में घुसा जा रहा था, और अम्बेडकर उनके साथ घूम रहे थे। तो कैसे संजय होता है? अम्बेडकर साइमन कमीशन में शामिल हुए तो उनके क्लास के जो स्टूडेंट थे मुंबई में जहां वो पढ़ाते थे, वो बाइकाट करके उसका, तो किस मुद्दे पर संजय मोर्चा बनता? क्या मध्य प्रदेश के मुद्दे पर संजय मोर्चा बनता? जैसे अम्बेडकर ने जितने भी आंदोलन लड़े मध्य प्रदेश के, उसमें कोई कामयाब नहीं हुआ। एक मुंबई में सार्वजनिक स्थल था, वहां गणेश पूजा का एक आंदोलन कामयाब हुआ। एक उनके नेतृत्व में 4000 जो तालाब है वहां से पानी भरने का आंदोलन हुआ, तो अम्बेडकर ने लामबंदी की दलितों की, 10,000 दलित पहुंचे वहां, फिर मार्च में और वहां से पानी लिया। फिर जब ये जाने लगे, क्योंकि इनकी को प्लानिंग नहीं थी पहले से, जो ब्राह्मणवादी शक्ति वो हमला भी कर सकती है। जब ये जाने लगे तो ब्राह्मणवादी ने जो भी उनको कहे उन्होंने हमला किया, और घरों पर लौट गए दलितों को घेर करके पीटा, बहुत बुरी तरह से पिटाई की। और उसी में लिखा धनंजय कीर ने जो की बायोग्राफी लिखी, सब उसी में आता है। तो 600-700 दलित युवा एक जगह बैठे इंतजार कर रहे थे कि बाबा साहब ज्यादा इशारा करें तो हम लोग जो पर हमला करेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग तो हिंसा के खिलाफ। फिर जो ब्राह्मण ने जगह किया वहां मंत्र जाप किया, तो उसको उत्तर किया, फिर से पानी लेना शुरू किया, दलितों पर पानी लेने को फिर से पहुंचे गया। फिर उन्होंने दोबारा किया भी काम आंदोलन का, तो जो वो ब्राह्मणवादी जिसको अम्बेडकर लेते हैं उन्होंने स्टे किया। अम्बेडकर वहां गए, 15,000 दलित थे वहां, 5 किलोमीटर की दूरी पर इकट्ठे हुए। तो अम्बेडकर वहां पहुंचकर सबसे पहले वहां के जो डीएम थे उसको मिलने गए। तो उसने कहा देखो कानून को हाथ में मत लो, सलाह दी तो अम्बेडकर मान नहीं लेंगे।
तो वहां के डीएम वहां आके दलतों को बोलते देखो मैं अगर मैं पंगा लिया जैसे उनकी भाषा होती है सामने